मेले में एक लड़का गुब्बारे पर निशाना लगा रहा था। दूसरा लड़का उसे बता रहा था कि कौन से गुब्बारे पर निशाना लगाना है। जैसे वो निशाना लगाता था, गुब्बारे पर निशाना लगता ही नहीं था, यानी कि उसका निशाना चूक जाया करता था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। इस दृश्य को एक भिखारी जो पास में खड़ा हुआ था वो भी देख रहा था। तब उस भिखारी ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं देखूं एक बार निशाना लगा के। जैसे उस लड़के ने उस भिखारी की तरफ देखा, देखकर देखते ही रह गया। हालांकि जिस भाव से उसने कहा था वो लड़का मना नहीं कर पाया। इसके बाद वो बंदूक उसे दी जाती है, यानी कि एयरगन दी जाती है। और एयरगन के बाद कहा जाता है कि निशाना बताओ किस पे लगाना है। जैसे ही निशाना लगाने वाली बात आती है, उस भिखारी को जो जो टारगेट दिए गए थे उसने हर एक टारगेट को बड़ी आसानी से भेज दिया। और इस दृश्य को उस मेले में बहुत सारे लोग जो देख रहे थे और देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक भिखारी का निशाना इतना बढ़िया कैसे हो सकता है। दुकानदार भी हैरत में था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग जरूर आते थे, लेकिन ऐसा अचूक निशाने वाला कोई व्यक्ति उसके पास बहुत ही कम आते थे। दरअसल कुछ दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद उस लड़के के सामने, जो लड़का अभी कुछ दिन पहले मेले में गुब्बारे फोड़ रहा था, उसके सामने सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही थी। और उस न्यूज को देखने के बाद वो लड़का हैरान हो जाता है। तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, माँ से जाकर पूरी कहानी बयां करता है कि मेले में मुझे यही व्यक्ति मिला था। दरअसल ये भिखारी नहीं, ये तो अधिकारी है। असल में आज की जो कहानी है उस भिखारी की है जो कभी अधिकारी हुआ करता था। कैसे वो अधिकारी भिखारी बन गया, कैसे वो मिला, ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। और कैसे उस लड़के ने अपनी ये दास्तां एक सोशल मीडिया के पेज पर शेयर की थी। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के। दरअसल मध्य प्रदेश को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और 10 नवंबर 2020 को उसकी मतगणना होने वाली थी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाती है। इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये जानने के लिए दिन भर लोग टेलीविजन पर जुटे रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा होता है ग्वालियर। ग्वालियर की एक सीट पर कुछ तकनीकी दिक्कतें आने के कारण रात के 12 बज जाते हैं और रिजल्ट की घोषणा नहीं होती है। आखिरकार रिजल्ट के इंतजार करते करते रात का 1 बज जाता है। और जब 1 बजे घोषणा होती है, उसके बाद फिर लोग अपने अपने राहत की सांस लेते हैं। सबके सब चले जाते हैं, अधिकारी भी अपने अपने लौट जाते हैं। ऐसे ही 2 अधिकारी होते हैं डीएसपी की, जिनकी पोस्ट होती है। एक का नाम रत्नेश कुमार तोमर होता है और दूसरे अधिकारी, यानी कि दूसरे भी डीएसपी साहब होते हैं, विजय भदौरिया। दोनों अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। ये सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 10 नवंबर साल 2020 की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक ही इनकी गाड़ी की जो लाइट थी, उस लाइट से एक आदमी को दिखाई देता है और दिखने के बाद वो एकदम से छिप जाता है। जैसे वो व्यक्ति छिपता है तो दोनों अधिकारी एकदम सतर्क हो जाते हैं कि ये आदमी कौन था जो छिप गया है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद उस गाड़ी को जब पीछे लाया जाता है तो सिपाही से कहा जाता है जाकर देखो कौन है कौन नहीं है। जैसे दोनों अधिकारियों ने आदेश दिया, उसके बाद सिपाही ने जाकर जब करीब से देखा तो पता चलता है कि एक भिखारी है जो पुलिस की जीप को देखकर थोड़ा छुप गया है, साइड से हो गया है। उसने कहा साहब कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, एक भिखारी है खड़ा हुआ था, उसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे, दाढ़ी उसकी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, बाल उसके बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक बात जरूर कहूंगा कि वो ठंड से पूरी तरह से कांप रहा है। जैसे दोनों अधिकारियों ने ये बात सुनी, आपस में दोनों बातचीत करने लगते हैं। अचानक फिर से गाड़ी चलने लगती है और गाड़ी चलने के बाद दोनों अधिकारी डिसाइड करते हैं ठीक है उसे ठंड लग रही है तो कुछ उसके लिए इंतजाम कर देते हैं। ऐसा ना हो कि सुबह को हम लोगों को ही यहाँ पर सूचना मिले और दोबारा से आना पड़े। गाड़ी फिर से बैक होती है। बैक होने के बाद उसमें से एक डीएसपी साहब उतरते हैं तो वो अपने जूते उतार के उसको दे देते हैं। कहते हैं कि भाई तुम इन्हें पहन लो। दूसरा जो अधिकारी होता है वो अपनी जैकेट निकालता है और जैकेट निकाल के उस भिखारी को दे देता है। जैसे ही उस भिखारी ने जैकेट को पहना तो उधर से वो बोलता है थैंक यू वेरी मच रत्नेश, और तुम कैसे हो। जैसे भिखारी ने ये बात कही, रत्नेश यानी कि डीएसपी रत्नेश कुमार तोमर, वो थोड़ा सकपका गए, परेशान से हो गए कि मेरे नाम से कैसे ये बुला सकता है। तो उसे पूछा तुम कौन हो। तभी वो मुस्कुराने लगता है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। जैसे ही मनीष मिश्रा के बारे में ये बात सामने आती है, 50 साल का वो व्यक्ति, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई है, बाल उसके बड़े हुए हैं, कपड़े उसके तन पे थे लेकिन फटे हुए, ठंड से वो कांप रहा है। नाम अपना मनीष मिश्रा बता रहा है। अब मनीष मिश्रा का नाम सुनने के बाद रत्नेश कुमार तोमर और विजय सिंह भदौरिया आपस में बातचीत करने लगते हैं। विजय सिंह भदौरिया बोले क्या तुम इसे जानते हो। बोले नाम तो सुना सुना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या मेरे बैचमेट हो। 1999 में जब भर्ती होती है मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर, तब रत्नेश कुमार तोमर और उनका बहुत खास दोस्त होता है मनीष मिश्रा, जो दोनों साथ साथ ही ट्रेनिंग लिए थे, साथ साथ ही रहते थे।
मनीष मिश्रा पढ़ने में बेहद होशियार भी होता है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने का उसका अंदाजा था, साथ ही उसका जो निशाना था वो एकदम अचूक निशाना था और उसकी तारीफें पूरे बैच में होती थी। 1999 जब उसकी नौकरी लग जाती है तो जितने दिन भी उसने अपनी सर्विस की थी, बड़ी ही ईमानदारी, बड़ी ही खूबसूरती से सर्विस की थी, हर कोई उसको की तारीफ भी क्या करता था। अब रत्नेश जी जब अपने ही साथी डीएसपी साहब से बातें कर रहे हैं तो वो आराम से चुपचाप सुन रहा है, लेकिन कोई ज्यादा खास प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति थी, उसकी मनोज दशा थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी डीएसपी और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त है तो इसे लेके चलते हैं और कहीं से दिखवाते हैं। बात दिखवाने की जब आती है, जब उसे कहा कि चलो गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में बैठने को वो व्यक्ति तैयार ही नहीं होता, यानी कि भिखारी साफ मना कर देता है, कह देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं छोड़ दो। अब उसे बार बार ले जाने की जिद करने लगते हैं दोनों डीएसपी, और वो भिखारी बार बार मना कर रहा था। तभी जो सिपाही होता है उसने कहा कि साहब परेशान क्यों होते हो, पास में ही एक एनजीओ है जो कुछ ऐसे लोगों पर काम करती है, क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, उन्हें बुलाने के बाद इनको दिखाया जाए तो कैसा रहेगा। ये मशवरा बहुत अच्छा था और उसके बाद फिर एक एनजीओ को फोन किया जाता है। एनजीओ के जो कुछ पदाधिकारी थे वो मौके पर पहुंचते हैं और जो व्यक्ति होता है, जो कि भिखारी होता है, जो कि 1999 में मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से भर्ती होता है, उसके बाद 2005 तक दतिया में उसकी पोस्टिंग भी रहती है, थानेदार भी रहता है, अलग अलग जिलों में उसकी पोस्टिंग भी होती है, अलग अलग थानेदारों में थानेदार रहा था। तो ये उस व्यक्ति को लेके जाते हैं, उसके बड़े हुए बालों को काटा जाता है, दाढ़ी को काटा जाता है, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलती है तो उस दौर के जिस व्यक्ति ने उस भिखारी यानी कि उस थानेदार के साथ काम किया था, मनीष मिश्रा के साथ, वो सारे के सारे लोग मिलने के लिए भी चले जाते हैं और ये कहानी ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार जब ये इतना होशियार व्यक्ति था, जब इसके निशाना बड़ा अचूक था, जब इसकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सब कुछ तो ठीक था, तो फिर हुआ क्या कि आखिरकार ये भिखारी बन गया। दरअसल इसके बारे में जब पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति के जो पिता होते हैं, साथ ही इसके चाचा होते हैं, वो एसपी की पोस्ट से रिटायर भी हो जाते हैं। खुद इसका भाई भी होता है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट पर होता है, और जो बहन होती है, चचेरी बहन, वो विदेश में कोई जैसे विदेशी दूतावास होते हैं, ऐसे ही कुछ फॉरेन सर्विस में वो जॉब कर रही थी। पूरा परिवार बेहद पढ़ा लिखा होता है और पत्नी जो होती है वो न्यायिक सेवा में होती है। लेकिन साल 2005 तक तो जिंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही थी और अचानक ही मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और जैसे ही 2005 के बाद मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो ये ड्यूटी पे कम और अपने घर पे ज्यादा रहने लगते हैं। घर पे रह के ही इलाज वगैरह किया जा रहा था और धीरे धीरे करके साल 2010 भी आ जाता है। 5 साल तक इलाज चलता रहा। इसी बीच में पत्नी से अनबन और ज्यादा हो जाती है, पत्नी तलाक के लिए अर्जी देती है और तलाक हो जाता है। अब यहाँ पर जो माता और पिता होते हैं वो बूढ़े हो रहे थे, परिवार के बाकी लोग थे अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और एक दिन मौका पाते ही मनीष मिश्रा अपने घर को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। और बताया जाता है कि इसी तरह से वो जगह जगह कहीं भी खड़े होकर, चौराहे पर, कहीं भी होटल के सामने खड़े होकर लोगों से भीख मांग मांग कर अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने लगते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पुलिस का अधिकारी रहा है और इसी हिसाब से वो भीख मांग कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे ही दावे किए जाते हैं कि लगभग 10 साल तक उस व्यक्ति ने घर की तरफ कदम नहीं रखा। हालांकि सोशल मीडिया पर या अलग अलग अखबारों के माध्यम से ये भी पता चलता है कि जो परिवार में उनके भाई थानेदार के पोस्ट पे थे, पुलिस में थे, वो भी उन्हें अपने साथ रखकर उनकी खिदमत वगैरह किया करते थे। लेकिन जब मौका मिल जाया करता था मनीष मिश्रा को तो वहां से चुपचाप वो निकल जाया करते थे, यानी कि वो अपने परिवार पर शायद बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 2 डीएसपी जो मतगणना की ड्यूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे, अचानक उन्हें एक भिखारी मिलता है, और वो भिखारी कोई भिखारी नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है, और उसको एक एनजीओ के माध्यम से उसका इलाज कराया जाता है। और उसके बारे में जो बातें थी वो तो खैर सोशल मीडिया पर वायरल होने ही लगती हैं, और जैसी ये खबर पता चलती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग भी उनसे मिलने के लिए आते जाते रहे थे। 2021 के बाद में मनीष मिश्रा का क्या होता है, वो कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, या फिर से वो सड़कों पर निकल जाते हैं, इनके बारे में मैंने पता करने की काफ़ी कोशिश की। जो भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि उनको इस बारे में जानकारी है तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि वो आजकल की स्थिति में हैं। हालांकि उनके बारे में बताया जाता है कि वो वाकई एक अच्छे इंसान रहे थे, और अच्छे इंसान के साथ ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये घटना एक सबक भी देती है कि इंसान चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो ज़मीन पर जरूर रहना चाहिए। उसकी बातें, उसका घमंड कभी नहीं आना चाहिए। पता नहीं वक्त कब किस वक्त करवट ले ले और इंसान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे। हालांकि इनके बारे में कोई ऐसी बुरी बात सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन इनकी मनोदशा किस हिसाब से खराब हो जाती है, इस बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आयशा खान, डॉक्टर नरेंद्र तोमर, मोहम्मद तौसीफ, उस्मान अब्बास अली, मोइन अब्दुल कादिर, अरशद खान, जावेद खान, गोपाल श्रीवास्तव, जमाल
खान, अजरुद्दीन अहमद उनकी बेटी सादिया खातून हैं, राजवीर सिंह पोसवाल, पुनीत कुमार, कोमल चौहान, राजदीप सिंह, संगीता कुमारी, अंजू मेहरा, गुफरान अहमद, रज्जाक अली, रंजीत सिंह, अरविंद कुमार, सद्दाम खान, नूर आलम, मोनू कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।